इलेक्ट्रिशियन के सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। पहले आप स्टार्टिंग में डीसी मशीन पढ़े थे, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, उसमें आपने थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल कर लिया, सारे कुछ कर लिया है। कुछ प्रश्नोत्तरी उससे संबंधित अपन देखें कि डीसी जनरेटर में अगर मान लो ये इस टाइप का प्रश्न आता है। पहला प्रश्न, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। पहले तो ये देखना है कि ये जो चित्र है वो है किसका। डीसी जनरेटर आपने पढ़ा, ये कम्यूटेटर का है, और कम्यूटेटर में ये जो ऊपर उभरा हुआ जो भाग है उसको कम्यूटेटर राइजर कहते हैं। इसके जगह यहाँ पर कोयलों के कनेक्शन होते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए इसका, है ना, ये कम्यूटेटर राइजर, ये इसका सही उत्तर आपका सी है, ठीक है। अगला प्रश्न जैसे अपन देखें, प्रश्न नंबर 2। अब इसमें क्या दिखाया गया है, जनरेटर का नाम क्या है, इस जनरेटर का नाम क्या है। अब यहां पर ये कौन सा दिख रहा है आपको, ये ऊपर जो होता है ये पतले तार की जो वाइंडिंग है, और पैरेलल में इसका मतलब ये शंट फील्ड है, ये सीरीज फील्ड है, और ये आर्मेचर हो गया। अब ये आर्मेचर से सप्लाई निकलती है, सीरीज फील्ड में से हो करके फिर शंट फील्ड में जाती है, रास्ता लंबा हो गया। ये तो एक कंसर्ट क्लियर हो गया, तो लॉन्ग शंट है। नंबर 1 लॉन्ग शंट है, मतलब आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड और उसके बाद पैरेलल में है शंट, इसलिए लॉन्ग शंट तो हो गया। उसके बाद अब एरो का निशान देखो, इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे, सीरीज और शंट दोनों का डिफरेंस है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ऑप्शन देखो, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड सही उत्तर। इस प्रकार से चित्र पहचान करके और फिर सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग में लिया जाता है। आपको जैसे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड रूल था ना, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है जिससे अपन उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। तो माना कि अगर इस प्रकार का एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, या कोई कंपटीशन एग्जाम में जैसे आप देने गए उसमें ये आ गया, तो कौन सा ऑप्शन है, कॉर्क-स्टोर नियम है नहीं, दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड पाम रूल ये भी नहीं है, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट ये मोटर के लिए होता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर चौथा ऑप्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। तो मतलब ये तो सही उत्तर आपका डी है, ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का। उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। गणना करना है, जनरेटर के ईएमएफ की गणना करनी है, क्या है फार्मूला, फाई जेड एन पी 60 × A। अब ये या फाई जेड एन पी, फाई जेड एन है, पी नहीं है, इसलिए ये गलत, फाई जेड एन ये गलत है, फाई जेड एन पी आना चाहिए, फाई जेड एन पी 60 × A, मतलब सी इसका सही है, ठीक है। कई माइनर मिस्टेक होती है, आपको दिमाग में फार्मूला रटना है, फाई जेड एन पी 60 × A, ये दिमाग के अंदर फीड है तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। समझ में आ गया ये, इस प्रकार से जवाब देना कि ईएमएफ की गणना अगर किस सूत्र से निकालना है, क्योंकि हल्का हल्का अंतर रहेगा हर एक ऑप्शन में, आपको कन्फ्यूजन लगेगा, फाई जेड एन है लेकिन पी नहीं है, और पी और ए को उल्टा कर दिया, अब ऐसे ही तो कर दिया ना, इन दोनों ऑप्शनों में यही तो अंतर किया, सही उत्तर ये है, गलती से जल्दबाजी में देख लिया और गलती से टिक कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है आपका, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, अभी पहला वाला जनरेटर के लिए था और दूसरा वाला मोटर के लिए आ गया। अब मोटर में ईएमएफ की गणना कैसे करेंगे, अब यहाँ पर जो है वो बैक ईएमएफ से होता है, अभी बैक ईएमएफ है उसमें। अब मोटर में क्या होता है, अपन सप्लाई देते हैं, है ना, मोटर में अपन सप्लाई देते हैं, तो जो सप्लाई देते हैं वो आर्मेचर और फील्ड में गया, उसके बाद आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो गए, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो गए, उसके बाद जो पैदा हुआ वो वोल्टेज बैक ईएमएफ है। तो सप्लाई जो आपने दी है उसको टर्मिनल वोल्टेज V लिखेंगे, V, और फिर माइनस करेंगे, घटाएंगे जो उसके अंदर ड्रॉप हो गए, और उसके बाद जो बचेगा वो भी तो पैदा हुआ। तो इसमें पूछा है बैक ईएमएफ है ना, इसमें ये पीछे से उत्पन्न होने वाला, एक तो सप्लाई वोल्टेज दिए वो, और माइनस करके IA × R है, ये आर्मेचर के अंदर ड्रॉप वोल्टेज है, तो इसका सही उत्तर ये आएगा। अगर जनरेटर होता तो उसमें ये प्लस होता है, मोटर है तो माइनस में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सही उत्तर 5वें का C।
अगला देखें, छठा, ये चित्र आपको दिख ही रहा है, जनरेटर का पोल शू है ये, है ना। 2-3 बार आपने मेंटेनेंस करके देख भी लिया, ऐसा था, कॉइल वाइंडिंग वगैरह इसके ऊपर होती है। तो ये जो पार्ट्स है इसका नाम क्या है? पोल टिप नहीं है, पोल कॉइल भी नहीं है, कॉइल तो इसके ऊपर आती है। पोल कोर, कोर तो खाली है, पत्तियाँ हैं उसका है। पोल शू, तो छठे का डी। सातवां, इस जनरेटर का नाम क्या है? यहाँ पर फिर एक चित्र हो सकता होगा, इस जनरेटर का नाम बताना है। आप पहले चित्र देखो अच्छी तरह। ये जनरेटर का जो चैप्टर चल रहा है, जनरेटर के क्वेश्चन आंसर अपन कर रहे हैं। तो ये आर्मेचर है, आर्मेचर से वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, ये बाहर निकाल दिए, और फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सोर्स लिखा है ना। जब फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित किया जाता है, सेपरेटली एक्साइट, अलग से, सीरीज शंट कंपाउंड नहीं है, ये फील्ड वाइंडिंग है, उसको बिल्कुल सेपरेट किया हो गया ना। ये चित्र दिख रहा है, आर्मेचर से वोल्टेज इधर आ गए। अगर मान लो ये यूँ जुड़ा हुआ होता तो अपन शंट कंपाउंड ये करते हैं, लेकिन इसके आर्मेचर के वोल्टेज निकले, ये बाहर यह दे रखा है, आर्मेचर से सीधा बाहर जोड़ दिया और वाइंडिंग से सीधा अलग से डीसी सोर्स दिया है, तो ये पूरा सेपरेट हो गया। तो इसका नाम है सेपरेटली एक्साइटेड। कौन सा है? ऑप्शन डी, सेपरेट। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जनरेटर में क्या होता है, अपन आप घुमाते हो तो यांत्रिक ऊर्जा हुई, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर। जनरेटर का जो परिभाषा यही थी, शुरू में आपको बताया था कि जनरेटर की परिभाषा क्या है? वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सीधा कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। तो 8वें का डी 100% सही। एक बार और आगे बढ़ें। अब यहाँ पर एक चित्र और दे दिया, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? अब यहाँ इस फील्ड का नाम क्या है? यहाँ पर एक कंपाउंड तो दिख रहा है, ये दो चीज़ें दिख रही है ना, एक ही पोल के ऊपर दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज और शंट दोनों। इसका मतलब ये है तो कंपाउंड। अब कंपाउंड में लॉन्ग और शॉर्ट का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि अभी आर्मेचर के साथ तो जुड़े ही नहीं है। अभी आर्मेचर के साथ वो पहले जोड़ा के बाद में जोड़ा, वो तो है नहीं, खाली पोल देकर के आपको पता लगाना है। अब पोल देकर के क्या पता लगाएंगे? करंट का एरो देख लो, भी एक दूसरे के विपरीत जा रहा है कि सेम जा रहा है, समान है या अलग है? समान है तो कम्युलेटिव, भाई समान है तो कम्युलेटिव। लॉन्ग शॉर्ट पे जाना ही नहीं है आपको, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? कम्युलेटिव। कम्युलेटिव क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, अभी डायरेक्शन ही देखना है। लॉन्ग और शॉर्ट तो जब आपके कनेक्शन होते हैं आर्मेचर के साथ, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के, तब जाकर के बनता है। और इस चित्र के अंदर केवल सीरीज और शंट दो फील्ड दे रखे हैं, दो फील्ड दिखाई दे रहे हैं, और कुछ तो है ही नहीं। केवल डायरेक्शन दे करके ना आपको पता लगाना है। तो कम्युलेटिव के डिफरेंशियल है, ठीक है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब कम्युलेटिव हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, अब जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है? शुरू में जनरेटर के जो टॉपिक पढ़ाया था उस समय शुरू में आपको बताया था जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय क्षेत्र में चालक रखे तो वोल्टेज पैदा होते हैं। फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है, वो आपको, अब इसमें ऑप्शन देखो, जनरेटर का सिद्धांत है ना, वो जनरेटर का सिद्धांत है। कॉर्क स्क्रू नियम ये है ही नहीं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये मोटर के लिए होता है। अब ऑप्शन दूसरा देखें, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, ये दाहिने हाथ का नियम भी नहीं काम का, वो जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो है, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, सही उत्तर इसका ये है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? आपका इसमें जो एक चालक है वो घूम रहा है अलग अलग स्थितियों में। आपको शुरू में बताया था कि अलग अलग स्थितियों में तो उसमें वोल्टेज कैसे पैदा होते हैं, जितने डिग्री कोण पर BLV sin थीटा, इसका एक फार्मूला था, शायद हो सकता है जो शुरुआत में जनरेटर के स्टार्टिंग में अलग अलग स्थितियों में वोल्टेज बनते हैं, तो BLV sin थीटा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, BLV sin थीटा, ये क्या है? BLV, B है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, L लंबाई है, और V वोल्टेज, sin थीटा जितने कोण पर ये चालक घूम रहा है उसके आधार पर वोल्टेज बनते हैं, वो जनरेटर में अलग अलग स्थिति के हिसाब से। तो ये BLV sin थीटा वो है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का सूत्र,
फील्ड की दिशा ज्ञात करनी है आपको। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम में, दाहिने हाथ का नियम आपको पता ही था, अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये उत्पन्न ईएमएफ की दिशा बताता है। ये था, तो इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये ही, तो ये दाहिने हाथ का नियम है। जनरेटर का करेंगे तो जनरेटर में तो दाहिने हाथ का नियम ये करना है जनरेटर वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र है, ये खाली बॉडी है, यॉक है, बॉडी है ना, ये यॉक है। स्टेटर तो तब कहेंगे जब इसके अंदर पोल लगे होंगे, जब इसमें पोल फिट किए होंगे, कनेक्शन होंगे, आर्मेचर नहीं होगा तो उसको स्टेटर बोलेंगे। अब वो तो खाली कर दिया, ये तो खाली खोखा है, बॉडी है उसकी, है ना, बॉडी, यॉक और फ्रेम, पोल शू नहीं है, पोल कोर नहीं है, स्टेटर भी नहीं है। अगर मैं इसी जगह यहाँ पर कोयले दिखा देता और फिर चित्र देता, तब उस समय आप स्टेटर पर टिक करना है, ये ध्यान रखना। जैसे पोल वगैरह हटा लिए तो यॉक हो गया, पोल फिट किए हुए फिर चित्र हो तो स्टेटर, है ना। तो दोनों में कंफ्यूजन वाला है, माइनर कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें अंदर पोल अगर दिखा दिए फिर चित्र दे दिया ऐसा कैसा ही, तो उसके उस समय अपन किस पे टिक करेंगे, स्टेटर पे टिक करना है ना। अभी फिलहाल इसमें पोल निकाल दिए हैं, खाली फ्रेम है, ये यॉक है। अगला प्रश्न है आपका, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। अब समानांतर रास्ते, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग पढ़ा था। आर्मेचर में लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होता है। लैप वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में जो अंतर है वो कार्बन ब्रश से रिलेटेड है। लैप वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने ही रास्ते होते हैं। सिंप्लेक्स है तो उतने ही रहेंगे, डुप्लेक्स है तो गुणा 2 करना है, ट्रिप्लेक्स है तो गुणा 3 करना है। अब यहाँ पर जो है तो थोड़ा सा ये देखना है कि भाई एक तो क्या है कि यहाँ लैप वाइंडिंग लिखा है, अगर यहाँ वेव लिखा होता ना तो 2 ही लिखते हैं अपन, उत्तर 2 ही आता। अब यहाँ लैप लिखा है, इसका मतलब जितने पोल हैं उतने रास्ते हुए, ठीक है, एक तो चीज़ हो गई। अब उसमें फिर डुप्लेक्स है तो फिर उसका दुगुना करो, 4 का दुगुना 8, क्या उत्तर आना चाहिए, 14 का सी आना चाहिए। नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। आपने वो आर्मेचर है ना पुराना, एक आर्मेचर मिक्सी का खोल के देखा होगा, उसकी अलग अलग पत्तियां हैं, एक पत्तियां ये उसकी एक कोर जो है ना, ये आर्मेचर की एक कोर का ही चित्र है, ऐसा होता है, देखा भी होगा। बहुत सारे स्लॉट होते हैं ना, वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर की एक पत्ती जो है ना ऐसा चित्र आता है इसका, लेमिनेशन वाली एक आर्मेचर की कोर है ये। डीसी शंट जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर ये इंटरपोल शब्द आया। इंटरपोल वैसे लगाते क्यों है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। पहली बात तो ये आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन कम करने के लिए, और वो भी जो जोड़ते हैं ना वो आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं, इंटरपोल जो होते हैं वो। अब वो आप यहाँ पूछ दिया है इसने कि इंटरपोल, पहले तो ये इंटरपोल कैसे जुड़े रहते हैं। अब वो कैसे जुड़े रहते हैं, आर्मेचर के 2 तार उसके सीरीज में जोड़ते हैं अपन, चाहे वो सीरीज शंट कंपाउंड किसी टाइप की मोटर हो, इंटरपोल जो है वो आर्मेचर के सीरीज में होते हैं। तो ये चीज़ दिमाग के अंदर फीड रखना है आपको। और वो इंटरपोल लगाए क्यों जाते हैं, अगर कोई आगे कोई प्रश्न ऐसा आता है तो आर्मेचर रिएक्शन कम्यूटेशन को कम करने के लिए वो इंटरपोल लगाए जाते हैं। 2 पोलों के बीच में एक छोटा पोल होता है। तो अभी ये प्रश्न इंटरपोल से रिलेटेड है, तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़ते हैं, ऑप्शन आर्मेचर के सीरीज में। सही उत्तर इसका ए। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में अवशेष चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई। इसमें एक जनरेटर है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है तो उसमें वोल्टेज शुरुआत कैसे होती है, उसमें अवशेष चुंबक होता है, उससे 1-2 वोल्ट बनते हैं, वही के वही वोल्टेज उसके फील्ड में वापस जाते हैं और फिर ज़्यादा बनते हैं, ऐसा करके ना फिर पूरे वोल्टेज बनते हैं। शुरुआत इनिशियली शुरू में 1-2 वोल्ट पैदा करेंगे, वही तो फील्ड में जाएंगे, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, फिर वो 10 के 20 होंगे, 20 के 40 होंगे, 40 के 80 करते करते एक 200-500 वोल्ट जो भी आपका जनरेटर है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हो जाएंगे। तो शुरुआत अवशेष चुंबक जो है वो शुरुआत करने के लिए, स्टार्टिंग में वोल्टेज पैदा करने के लिए काम आता है। मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को नापते हैं। जनरेटर में जो वोल्टेज आप बाहर जो वोल्टेज प्राप्त होते हैं उसमें किस किस जगह से लॉसेस होते हैं, अपने को वो लॉसेस गिनना है। मान लो
वाइंडिंग के अंदर लॉसेस हो गए, उसके बाद ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में लॉसेस हो गए, और उसके बाद घर्षण के लॉस हो गए। वो करने के बाद फिर लास्ट में अपने पास में इतना आउटपुट निकला। तो मशीनों में वे कौन से 2 पॉइंट हैं जहाँ ब्रश संपर्क प्रतिरोध नापा जाता है? ब्रश कॉन्टैक्ट किस जगह नापेंगे? कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में। तो सही उत्तर है ब्रश और कम्यूटेटर। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है? यहाँ पर ये जनरेटर का एक करेक्टरिस्टिक कर्व है ना? कौन सा है भाई? जनरेटर में कहीं पर भी भार पड़ता है तो वोल्टेज डाउन होते हैं। वो क्यों होते हैं? अंदर आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण, है ना? जब भार पड़ता है तो आर्मेचर के चालकों में करंट चलती है, उससे फिर करंट चलने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो मेन फील्ड का विरोध करता है, जिसके कारण से वो वोल्टेज कम हो जाते हैं। जनरेटर में भार पड़ने पर वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो ये पहले तो इतने वोल्टेज थे, बाद में धीरे धीरे कम पड़ गए। इतने कम पड़ गए तो ये क्या हुआ? आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप हुए हैं, है ना? कौन सा प्रश्न था? अगला प्रश्न है, अब कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हो? मतलब पहले आर्मेचर से पहले सीधा सीधा शंट फील्ड में जाएगा, फिर बाद में सीरीज में जावे। कंपाउंड जनरेटर का नाम शंट तक तब होता है कि आर्मेचर से निकल के सीरीज फील्ड में होने के बाद फिर समानांतर में जावे। शॉर्ट शंट कंपाउंड, एक ही नाम, शॉर्ट शंट। 20वें का डी, शॉर्ट शंट। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? पटलित मतलब पतली पतली पत्तियों का बनाया जाता है। पतली पतली पत्तियों का क्यों बनाया जाता है? उसको लेमिनेशन करके बनाते हैं, दोनों ओर लेमिनेशन भी करते हैं ताकि वो एडी करंट लॉस कम हो। जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? भाई अभी एक बार जनरेटर है, जनरेटर में शुरुआत में जो चल गया वो, उसके बाद फिर अवशेष चुंबक है, तभी तो वोल्टेज बन रहे हैं। अब अगर उल्टा घुमा दिया तो वो नॉर्थ और साउथ, वो अवशेष चुंबक समाप्त हो जाएगा। तो अवशेष चुंबक को बचाना है। देखें, एंटी क्लॉक चलेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए क्लॉकवाइज चलाना। तो ये तो ऑप्शन सही ये है। आगे देखो, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? रिएक्शन को कम करने के लिए। जितना बड़ा जनरेटर होगा रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, उसको कम करना है कंपनसेटिंग वाइंडिंग करके, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगला, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? भाई पहला तो ये देखो कि जनरेटर के वोल्टेज पैदा नहीं हो रहे हैं, तो अपना दिमाग में क्या क्या बात आ सकती है। जनरली कहीं ओपन सर्किट होगा, है ना? अब इसमें ऑप्शन में तो ओपन सर्किट कहीं लिखा ही नहीं है। ये आर्मेचर में या फील्ड में ओपन सर्किट है वो है ही नहीं। और इसमें उसमें अवशेष चुंबक तो ख़त्म हो सकता है, वो भी नहीं है। तो फिर इसके अंदर क्या हो सकता है भाई? लूज फील्ड रेजिस्टेंस इज एबो फ्रॉम क्रिटिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये ऑप्शन है सही कि अगर मान लो फील्ड का प्रतिरोध इतना ज़्यादा हो तो फिर सारे जो एक्साइटेशन का वोल्टेज वही खा जाएगा, तो वोल्टेज पैदा ही नहीं होंगे। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, जनरेटर का नाम क्या यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा है? आर्मेचर के सीधा पैरेलल में जुड़ा हुआ है, शंट, है ना? ये तो सिंपल सा है, शंट। 26 का ए। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू क्या काम करता है? फील्ड की जो वाइंडिंग है उसमें चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर फैलाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, 27 का डी। 28, अब यहाँ पर डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? स्प्लिट रिंग मतलब कम्यूटेटर जो है ना, उसका दूसरा नाम है स्प्लिट रिंग। स्लीप रिंग गोल होती है, उसको काट के 2 टुकड़े कर दिए या 4 कर दिए, अलग अलग खंड बना दिए, तो उसका जो नाम है वो स्प्लिट है, स्लिप नहीं। यहाँ शब्द पे ध्यान देना, स्प्लिट है ना? क्या मतलब? वो टुकड़े कर दिए, वो एसी को डीसी बनाने के लिए। अगर गोल रिंग होती तो स्लिप आ जाता, तो वो एसी बनता है, इससे डीसी बनता है। एक ही दिशा के अंदर वोल्टेज मिलते जाते हैं, कार्बन ब्रश पे एक ही दिशा में, प्लस प्लस एक तरफ मिलेगा, माइनस माइनस एक तरफ मिलेगा। ये कम्यूटेटर से ही होता है। बाकी अंदर जो आर्मेचर में जो चालक घूमता है वो तो फिर एसी पैदा करता है। वो बाहर अपने स्प्लिट रिंग लगाई है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ये एक डायरेक्शन में
मिल जाता है। ये धारा को एक दिशा में एकत्र करना है डीसी बनाने के लिए, मतलब एक ही दिशा के अंदर अपने को कलेक्ट करना है, प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ, वो होता है स्प्लिट रिंग का काम। क्वेश्चन नंबर 28 का बी। 29वां, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? उसमें सामग्री कौन सी काम में लेते हैं? कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट। ठीक है। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? लंबे समय तक अगर पड़ा रहेगा तो खो देगा जनरेटर काम बिना। अब वो अभी प्रश्न एक पहले आया था, पहले एक क्वेश्चन आया था, जनरेटर को क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाया जाता है? तो अवशेष चुंबक को बचाए रखने के लिए अगर उल्टा घुमा दिया तो अवशेष चुंबक खत्म हो जाता है। तो इसमें यह है कि अवशेष चुंबकत्व खो कब देता है? जब जनरेटर आपको उल्टा चलना शुरू हो जाता है। 30 का सही उत्तर है आपका डी। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाते हैं? ये आपको पहले ही बताया था कि जैसे भार पड़ता है तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अंदर भार पड़ने पर क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन होती है, और वो होता है जिसके कारण आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण, ए है आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण। ठीक है। लंबी दूरी को वितरित लाइनों में किस प्रकार के लिए डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी डिस्टेंस पे अगर मान लो ले जाना है लाइन को, तो कौन सा? कम्युलेटिव, ताकि सीरीज फील्ड शंट फील्ड दोनों मिल करके ना पुशअप करते रहेंगे। कम्युलेटिव इसलिए कि सीरीज और शंट दोनों का फील्ड का एक डायरेक्शन रहे, तो अधिक भार पर लंबी दूरी पर वोल्टेज ले जाए जा सकते हैं। तो 33 का डी है। 34 का देखें, जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? मॉइस्चर को दूर करना हो, गर्म हवा घुमानी पड़ती है। ये थोड़ा हिंट में दे रहा हूँ, गर्म हवा से इंसुलेशन अच्छा होता है। रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देनी पड़ती है तो उसका इंसुलेशन अच्छा होता है। तो ये भी कर सकते हैं। 34 का अभी फ़िलहाल तो ये ऑप्शन इसका ये ठीक है। अगला जो है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अवशिष्ट चुंबक मतलब सेल्फ तो काम करेगा नहीं, सीरीज शंट कंपाउंड रहेंगे नहीं, फिर सेपरेट करना पड़ेगा। ये चाहिए सेपरेटली एक्साइटेड आपको चाहिए। ठीक है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का जनरेटर काम में लिया जाता है? पूरा पूरा शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उससे जनरेटर की रक्षा भी तो करनी है। अपने को लंबी दूरी पे नहीं ले जाना, शॉर्ट हो रहा है वहीं पर पास के पास में ही, तो ऐसे शॉर्ट हो रहा है तो तुरंत ही मतलब सीरीज फील्ड शंट फील्ड दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, इस टाइप का कुछ चाहिए। तो डिफरेंशियल चाहिए अपने को, सीरीज शंट एक दूसरे के विपरीत वाला। तो जहाँ आर्क वेल्डिंग अगर आता है प्रश्न, आर्क वेल्डिंग के लिए किस टाइप का डीसी जनरेटर चाहिए आपको? तो डिफरेंशियल कंपाउंड है ना। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग मतलब वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है? वेव वाइंडिंग क्यों? अधिक वोल्टेज और कम करंट के लिए। अधिक करंट चाहिए तो फिर लैप था। हाई करंट और लो वोल्टेज ये लैप वाइंडिंग के लिए है। अगर यहाँ शब्द में यहाँ वेव लिखा है ना, ये तरंग की जगह यहाँ लैप लिखा होता ना, तो उत्तर ये सही होता है ना। कम धारा और उच्च वोल्टेज ये सही है, वेव के लिए ये सही है। वेव के लिए कम धारा और उच्च वोल्टेज। चित्र दे रखा है, चित्र काय का है? ये कम्यूटेटर है, आर्मेचर की वाइंडिंग का ये चित्र है। एक कोयल, दूसरी कोयल, तीसरी कोयल, तीनों कोयलें बनी हुई हैं। उसमें ये कम्यूटेटर खंड है, ये उसमें सब में ये रेजिस्टेंस लगा रखा है एक्स्ट्रा, ये कम्यूटेशन को कम करने के लिए। स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, धारा की दिशा आसानी से पलटना। भाई ये धारा की दिशा आसानी से पलट जाए और स्पार्किंग कम हो, इसके लिए रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के लिए साथ जो लगा हुआ है, तो ये इसका सही। जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? चालक में इलेक्ट्रॉन के बहने में रुकावट डालता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के बहाव की गति को रोकना, जो उसको प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे न ऐसे किसी पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में जो रुकावट डाल रहा है, बल रेखाएं निकालने में रुकावट डालता है, वो रिलेक्टेंस है। तो इसमें जैसे ये चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए उसको क्या करते हैं? ठोस बना दिया, ताकि चुंबकीय बल रेखा आसानी से निकल सके। ठीक है। तो पोल शू जो है वो ठोस क्यों बना जाता है?
रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। आगे बढ़े। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़ी के लिए स्टील होता है, पहले आपने पढ़ाया था। छोटे के लिए तो कास्ट आयरन और बड़े के लिए स्टील। बड़े में रोल स्टील लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? अभी ये वापस आ गया। स्प्लिट रिंग मतलब वही कम्यूटेटर के खंड, एक दिशा में या एसी को डीसी बनाने के लिए, या एक डायरेक्शन में आउटपुट इकट्ठा करने के लिए। तो इसमें क्या है, लगातार आउटपुट के लिए एक दिशा में आउटपुट बनता है बस। 41 का बी। 42 जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? जनरेटर के अंदर जो घूमता है तो वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही पैदा होते हैं। शुरू में तो अल्टरनेटिंग ही होते हैं। वो स्लीप रिंग हो तो वो एज इट इज़ पूरे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी मिलती है। स्प्लिट कर दो तो डीसी मिलती है। अंदर जो मूल रूप से जो पैदा होते हैं वो अल्टरनेटिंग ही बनते हैं, क्योंकि आपका चालक है वो अलग अलग पोलों से होकर के गुजरता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव बनता है चालक में, तो वो अल्टरनेटिव ही बनता है। अब यहाँ पर ये एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? यहाँ ये चाबी फंसाने के लिए है, ये ताकि वो स्लिप नहीं हो जाए रोटर के लिए। की के लिए ये शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर ये फिसल नहीं जाए, इसके लिए की लगाने के लिए। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कॉइल फ्लक्स पैदा करना है। पोल क्या काम करते हैं? चुंबकीय फील्ड बनाते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स निर्माण करने के लिए पोलों को चुंबकित करना है। तो फील्ड कॉइल का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बनाना। अगला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हो ना? एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। वो डीसी सप्लाई से ही होता है। धातु का शुद्धिकरण करना है तो भी इससे होता है। फिल्टर करना है, धातु का शुद्धिकरण करना है, अशुद्धियाँ निकालना है, वो परत चढ़ाना, वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इसके लिए आपको शंट जनरेटर चाहिए आपको, है ना? तो उसके लिए आपको शंट जनरेटर चाहिए। 47 का शंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए शंट जनरेटर काम में लेते हैं। 48 डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर रिएक्शन से जो फील्ड टेढ़ी हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करता है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध का क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आउटपुट वोल्टेज बनेगी ही नहीं। आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग होगा, ये तो है ही नहीं, बनेंगी ही नहीं। वोल्टेज सामान्य से ऊपर वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव क्या है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है? नहीं। आउटपुट वोल्टेज कम होता है? ये ज़रूर होता है। आउटपुट वोल्टेज स्पंदित, वो भी नहीं है। और आउटपुट वोल्टेज शून्य भी नहीं होता है। आर्मेचर रिएक्शन से वोल्टेज कम जरूर होते हैं। तो 50 का बी। 51 कैलकुलेट द ईएमएफ। अभी यहाँ सिंप्लेक्स वेव वाइंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 चालक है ना? 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। तो फ्लक्स प्रति पोल इतने वेबर है, तो उत्पन्न ईएमएफ की गणना करो। अब यहाँ आपको फार्मूला 5ZNP16 वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर लो और 0.007 गुणा 1020 गुणा 1500 गुणा 4 बटा 60 इंटू 16/8। 60 और ए का गुणा, ए का मान होगा वेव है इसलिए 2, तो 120 का भाग लगा दो। 357 सी। जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है? या तो ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे? कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? लंबे समय तक अगर बंद रखा है तो अवशेष चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, वोल्टेज नहीं पैदा करेगा वो, है ना? फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, अपने अवशिष्ट चुंबक खो देता है, ये खो देता है। ये कैलकुलेट जैसे है ना, ये इसे फिर गणना करनी है। 4 पोल 1000 आरपीएम लैप वाउंड, यहाँ लैप लिखा है, वो पहले वाले में वेव था। लैप वाउंड कंडक्टर की कुल संख्या इतनी है, फ्लक्स प्रति पोल इतना है, तो ईएमएफ की गणना वही 5ZNP16 वाला फार्मूला 0.064 गुणा 600 इंटू 1000 इंटू 4 बटे 60 इंटू 8 60 गुणा 4
इसका डी सही आएगा, है ना। व्हाट इज द कॉज ऑफ हैवी स्पार्किंग ब्रश ऑन, भाई कार्बन ब्रश में हैवी स्पार्किंग होने का क्या कारण है। वो GNA-MNA खिसक गया होगा, या ये GNA-MNA पोजीशन अगर चेंज हो जाती तो होता है ये सी। हो गया क्लियर। अब आपने जो चेक किया है, अब आंसर की आपकी ये रही, अब आंसर की से आप मिलान कर लो, ठीक है। आपके प्रश्नों के उत्तर आंसर की से आपको मिलान करनी है और मूल्यांकन करना है कि कितने नंबर आपके इस टेस्ट में आएंगे। अब की से आप अपने मिलान कर लेना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हो गए। जब आपका मूल्यांकन खुद करो और देखो ये की है, ठीक है।